जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। तो आज हम लोग इस पाठ में बात करेंगे प्रश्नावली 4.1। सबसे पहले मैं हूं आपका भारती सर। एक बार फिर मैं आपका द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इसमें प्रश्नावली 4.1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे। एनसीईआरटी का हम लोग जो बात कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, उसी का चौथा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण, उसके पहले भाग अर्थात 4.1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज होगा एनसीईआरटी मैथ का जलवा प्रश्नावली 4.1। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.1 की ओर। तो हमारे पास एनसीईआरटी मैथ ये मौजूद हैं और आप लोग भी एनसीईआरटी मैथ निकाल लेंगे। तो पहला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, जांच करें कि यानी जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण है, ये जांच करना है कि ये जो हम लोगों के बीच यहाँ दिया जा रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, ये दिया हुआ एक नंबर। हमारा दूसरा सवाल हो जाएगा x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। ये हमने दो सवाल लिया हुआ इस बीच में। इन दोनों सवालों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए यहाँ कह रहा है जांच करें कि क्या द्विघात, ये जो निम्न है, निम्न में से जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण के हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। हर एक पार्ट्स के एक एक एंगल्स को और अच्छे तरीके से हमने समझा हुआ है। जैसा कि मैं फिर से बता दूं, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ जो हमारे पास दिया गया है इन सभी का अगर ये वाला फॉर्म आ जाता है, इस तरह का अगर फॉर्म आ जाता है तो ये हमारा द्विघात समीकरण होंगे। अन्यथा इसके अलावे कुछ भी हो जाएंगे तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होंगे। b और c का मान 0 हो सकते हैं, b और c का मान 0 हो सकते हैं, मगर a का मान 0 नहीं होंगे, तभी हमारा द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो चलते हम लोग इसको जांच करते हैं इस तरह के फॉर्म को हैं या नहीं हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्व से लिख देंगे। दिया है x+1 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 × x - 3, या लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर दिया है तो इसको बदले में हम लोग लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर दिया है तो x² यानी a + b का होल स्क्वायर, तो 2ab + b² इक्वल टू 2 × x - 3 है। तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ जो हम लोग गुना कर देंगे 2 × x 2x - 2 × 6। हम लोगों ने यहाँ यूज किया है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² वाले फार्मूला का यूज किया हुआ है। यहाँ हम लोगों ने फार्मूला कौन सा यूज किया है, जो फार्मूला यूज कीजिएगा उस फार्मूले को हम लोग यहाँ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ दिया है a² + 2ab, b का मान, जैसे a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, 2ab प्लस यहाँ b का मान b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x - 6। जब आगे चलेंगे x² + 2x + 1, ये माइनस इधर ले लेंगे, इसको +2x है इधर -2x + 6 है इधर आ जाएंगे -6 इक्वल टू 0। आगे लेकर चलेंगे x² प्लस ये हमारा देखेंगे +2x -2x कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे हमारा 1 पॉजिटिव है 6 निगेटिव है, फिर भी x² - 5 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। x² यहाँ माइनस, जैसे कि हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ, सॉरी ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस,
ये +2x था तो इधर माइनस, तो यहाँ -6x है, -6 है, तो 3 दूना 6 -6 है, तो इधर जाएंगे +6, यहाँ हो जा रहा है 6 और 1, यहाँ हो जाएंगे 7, x² माइनस यहाँ 7 हो जाएंगे, प्लस फॉर्म, चूंकि यह द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के स्वरूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह जो है एक द्विघात समीकरण है। ये हमारा आंसर हो गया, यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया गया था a + b का होल स्क्वायर किया, a + b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 2, 2 से गुना करा दीजिए, 2 × x 2x माइनस 2 × 3 2 × 6 हो जाता है माइनस में। यहाँ इसको हमने हल किया, +1 है यहाँ, और इधर से -6 है, तो इधर आने के बाद +6 हो जाएंगे, 6 × 1 7, 6 × 1 7 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 7 x² प्लस 7। यहाँ देखेंगे हमने बताया हुआ था ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो सकता है, केवल a का मान 0 नहीं हो सकता है, बाकी बाद b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे हम लोगों ने लिखा यहाँ x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का रूप का है, लेकिन यहाँ हमारा bx तो है नहीं, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मौजूद में लिख सकते हैं x² प्लस bx के बदले में हम लोग 0x लिख सकते हैं, प्लस 7 = 0। देख सकते हैं हमारा ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म आ चुका है। इसलिए यहाँ आप लोग जो ना थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा कि हम लोगों ने ये लिखा है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का है, लेकिन यहाँ x² प्लस 7 का फॉर्म है, दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसे द्विघात समीकरण हो गया। इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा कि b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x⁻2 दिया हुआ है, a का मान पॉजिटिव है, 1 है। कोई डाउट है? ये वाले में डाउट है। चलिए ये वाले को देखते हैं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे x² प्लस 7 है, प्लस 7 ये x⁻2 ax वाला फॉर्म तो है, c होता है हमारा अचर पद दिया है, हमारा 20 से गायब है bx मैंने बताया है कि a का मान केवल 0 नहीं हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, मगर a का मान 0 नहीं हो सकता है। जब हमारा ये दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब हुआ ये शून्य हो गया होगा, आखिर ये कट गया होगा, ये शून्य हो गया होगा। अगर इस वाले फॉर्म को लिखते हैं तो 0x हम लोग लिख सकते हैं, x को 0 कराएंगे तो क्या हो जाएंगे 0, अर्थात ये मान खत्म हो जाएंगे, तो बचेंगे x प्लस 7, x² प्लस 7 1 1 बच जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्म। यहाँ तक समझ में आ गई? तो आगे हम लोग चलते हैं, इस वाले सवाल में देखते हैं क्या है इस वाले सवाल का हाल। देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व से लिखेंगे, दिया है x² माइनस 2x = -2 × 3 - x, या करेंगे x² माइनस 2x = -6 प्लस 2x -6 -2 × 3 करेंगे तो -6 -2 × -x करेंगे प्लस 2x, या करेंगे x² माइनस 2x -6 है तो इधर आ जाएंगे +6 प्लस 2x है तो इधर आएंगे तो -2x हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे x² माइनस 2x तो दोनों मिलाकर के 4x कर्ज में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन एक है, माइनस और माइनस है, तो इसलिए यहाँ दोनों जुट जाएंगे। ये मत कीजिएगा कि यहाँ इसको भी क्रॉस करा देंगे उसको भी क्रॉस करा देंगे। अब हम लोग इसको समझते हैं कि 2 रुपया कर्ज सुबह जो है ना घर में कोई लिया गया, नहीं घर में मान लिया जाए कोई तुम्ही ने मम्मी से 2 रुपया लिया,
और फिर 2 रुपया पप्पा से ले लिया तो तुम्हारे पास कितना हुआ, तो 4 रुपया हो गया। वही है जब यहाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइन है, 2 कर्ज में है, फिर 2 रुपया और कर्ज हो गया, तो कुल मिलाकर 4 कर्ज हो गया और प्लस 6 हैं, टोटल हो जाएगा 0। इस तरह का फॉर्म लिख देंगे। चूँकि यहाँ ax² प्लस bx मान लिया जाए, यहाँ प्लस ही लिखेंगे हम लोग इसको, या यहाँ क्या लिखना है, प्लस ही लिखेंगे। अगर हम लोग इसको इस वाले फॉर्म में लाएंगे, या हम लोग इसलिए फिर कर सकते हैं x² प्लस -4x प्लस 6। अब तो पुर जाएगा वो वाला, चूँकि यहाँ लिख देंगे यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, जहाँ की इसमें भी वही हाल है, जहाँ a बराबर नोट 0 है, इसमें भी वही लिख देंगे जहाँ a बराबर नोट 0 है, ये लिख देना है। यह द्विघात समीकरण इतना का स्वरूप का है, यहाँ a बराबर नोट 0 है, इसमें भी यही फॉर्मूला है, इसलिए यह दोनों एक क्या है, द्विघात समीकरण मौजूद में है। इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण में मौजूद है। यहाँ तक समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, डाउट है तो कोई बोलेंगे, नहीं तो इसके आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसके प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हो गया प्रश्न नंबर 3, ये जो इसका पहला का क्वेश्चन ऑन प्रश्न नंबर 3 है, इसको ये 3 नंबर सवाल है। x - 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x - 1 इक्वल टू x प्लस 3। 4 नंबर में सवाल है x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5, x इंटू x प्लस 5। यहाँ ये मौजूद में दिया हुआ सवाल। अब हम लोग इसको डील करके देखते हैं। देखिए, सॉल्व से लिखेंगे, दिया है। अब आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग जल्द से जल्द इसको बना लेंगे। आप तो देखते देखते बना देंगे फटाफट से। दिया गया है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा दिया गया है। फुर्ती में इसको बना लेंगे, x गुना x² प्लस x गुना 1 x हो जाएंगे, माइनस 2 गुना x 2x हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, x गुने x² हो जाएंगे, प्लस 3 गुने x 3x हो जाएंगे, माइनस 1 गुना x माइनस x हो जाएंगे, माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग चलेंगे x² प्लस x हैं, ये माइनस 2x हैं। 1 रुपया हमारे पास यहाँ प्रॉफिट है, अर्थात लाभ में है, नफ़ा में है, और 2 रुपया हमारा कर्ज में है। तो कर्ज हम लोग रखेंगे नहीं, 1 रुपया आएगा हम उसको दे देंगे। यहाँ हो जाएगा -x - 2, इधर आएंगे तो -x²। 3 रुपया हमारे पास नफ़ा है, पॉजिटिव है, और x हमारे पास 1 नेगेटिव है। 3 में 1 चल जाएगा, प्लस 2 बचेगा वहाँ। जब प्लस 2 बचेगा, इधर आने के बाद हमारा -2 हो जाएंगे। अन्यथा आप लोग अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 3। अब हम लोग इसको अंदर ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 2 माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे x² का क्रॉस लग चुका है, तो यहाँ हम लोगों का मान हो जाता है या -3x प्लस 1। यहाँ हो जा रहा है x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जा रहा है -3x
प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ डायरेक्ट दर्शा देना है, यहाँ ए वाला स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर का मान ही गायब हो गया। यहाँ देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर वाला ही गायब हो गया। जब यहाँ गायब हो गया, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे चूँकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप का नहीं है, स्वरूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं बी एक्स मौजूद है, सी मौजूद है, मगर यहाँ ए एक्स स्क्वायर वाला जो ये फॉर्म है यही गायब हो गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण का फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है। यहाँ लिख देंगे आगे। अब देखेंगे सॉल्व दिया है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। यहाँ देख लेंगे हमारे पास मौजूद है x गुने कर देंगे 2x गुना x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूने 6x माइनस 3 इक्वल टू x गुने x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस x है माइनस 6x है, एक नफ़ा में है 6 कर्ज में है, तो यहाँ हो जाएगा 5 कर्ज माइनस 3 और माइनस ये x है, x स्क्वायर है तो इधर प्लस x स्क्वायर है तो इधर माइनस x स्क्वायर प्लस 5x है, इधर आने के बाद हमारा माइनस 5x हो जाएंगे। आगे चल करके हम लोग देखेंगे 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर, ये दोनों हमारा पार्टनर हो जाएगा, ये दोनों पार्टनर हैं, पार्टी हो गया। तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चल जाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बच जाएंगे। ये 5x और ये वाला 5x दोनों पार्टनर हो गया, क्योंकि इसका चर और इसका चर दोनों बराबर है, इसलिए ये पार्टनर हो गया। और दोनों कर्जे में हैं तो माइनस 10x हो जाएंगे और माइनस 3 सिंगल बचा हुआ है माइनस 3, इसके लिए अलग सी व्यवस्था है, सिंगल लाइफ है उसका, तो माइनस 3 है, इसके लिए स्पेशल ही है। यहाँ लिख देंगे चूँकि यह द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के स्वरूप का है, स्वरूप का है, जहाँ ए का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ दिया गया मौजूदगी में निकल गया, यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ हम लोगों का फॉर्म, अब यहाँ फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ माइनस है लेकिन हम जो लिखते हैं ये वाला फॉर्म लिखते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फिर से इस पर नज़र डालिएगा। प्लस माइनस 10 कर देंगे x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, देखिए तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ये प्लस है, फिर प्लस गुने माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा, प्लस गुने माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये स्वरूप में हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला फॉर्म है यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्वरूप का है, जहाँ ए बराबर नोट 0 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। कोई तरह का डाउट है? कोई डाउट है तो बोलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके प्रश्न संख्या 1 के 5वें नंबर सवाल में। उसको रहने देते हैं, लिख रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये 5 नंबर सवाल है, वो भी लिख लिए हैं, उसको भी
चलिए देखिए इसको सवाल में यहाँ दिया है 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। यहाँ देखेंगे जस्ट फटाक से यहाँ लिख देंगे दिया है। सब चीज़ पहले से तैयार करके रखना है, इसका मॉडल सोडल जो भी है ना सब कुछ तैयार करके रखना है इसका। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसके लिए अलग से व्यवस्था करके रखना पहले से तैयारी करके इसका। यहाँ दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आएंगे और आते भी हैं। 2x से गुना करा देंगे ना है, 2x गुने x करा देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x गुना माइनस 3 2 या 6x माइनस 1 गुना x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 का 3 हो जाएंगे इक्वल टू x गुने x स्क्वायर हो जाएंगे, x गुना माइनस 1 तो माइनस x हो जाएंगे, प्लस 5 गुना x प्लस 5x हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ तक 2x स्क्वायर माइनस 2 या 6x माइनस 1 गुना x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 x गुना x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। यहाँ तक क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग 2x स्क्वायर यहाँ देखेंगे 6x में 1x और जुड़ जाएगा 7x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएंगे x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 5 माइनस x प्लस 5x तो हो जाएगा हमारा प्लस 4x माइनस 5 हो जाएंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस में x स्क्वायर है इधर आएंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x है तो इधर माइनस x माइनस 5 है तो इधर आकर के प्लस 5 हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, 1x स्क्वायर नेगेटिव है, 2 में 1 चल जाएगा तो हमारा बचेगा x स्क्वायर सिंगल मात्र में। माइनस 7x माइनस में है और 4x हमारा वो भी माइनस में है, इसलिए 7 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 11x। यहाँ हो जाएगा माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 11 अर्थात माइनस 11x। 3 प्लस में है 5 भी प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8 हो जाएंगे। ये हमारा 0, इसलिए ये फॉर्म इस बार भी हम लोग वही लिखेंगे जो लिखते आए हुए हैं। चूँकि यह ax यहाँ चूँकि यहाँ जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप का है, जहाँ a बराबर नोट 0 मौजूद है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यहाँ फिर से लिखेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व में दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि यूज किया है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ आगे चलेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 2 दूने 4 x हो जाएंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएंगे। फिर x यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस है प्लस में इधर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 है तो प्लस 4x प्लस 4 है तो माइनस 4x। या लेंगे हम लोग x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लग गया दोनों का बलिदान
क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ख़त्म, फिनिश। यहाँ एक्स स्क्वायर ये भी एक है, ये भी एक। अब यहाँ कटा क्यों? इसके पास सुबह सुबह मेरे पास पैसा था, 1 टका मांग लिया या खो गया, तो हमारे पास बचा क्या? शून्य। शून्य बचा, शून्य, जीरो, अर्थात खत्म, कुछ नहीं बचा, जीरो। यहाँ खत्म, तो बच जाएगा 3x प्लस 4x, यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे, चूँकि यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का स्वरूप नहीं है, का स्वरूप नहीं है, तथा यहाँ a बराबर 0 मौजूद है। चूँकि यहाँ a बराबर 0 मौजूद है, इसलिए यह एक द्विघात, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये था हमारा सवाल। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएंगे भी, समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसके हम लोग प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। इसके पहले के 7वें नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर 8वें नंबर सवाल में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं, इस पर फोकस करते हैं। सॉल्व से दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। या कर देंगे x का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला हुआ। यहाँ लिख देंगे x का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना 6x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। यहाँ देखेंगे x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 6 गुना एक्स स्क्वायर 6x गुना x 6x स्क्वायर प्लस 6 गुना 2 यानी 12x इक्वल टू, या इधर हम लोग इसको ले लेंगे पहले 2x क्यूब माइनस है प्लस 2x बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो फॉर्म है यहाँ क्यूब की ओर लेकर चल रहा है। यहाँ 2x, यहाँ x क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब है, अर्थात यहाँ माइनस एक्स क्यूब बच जाएंगे। फिर 8 है, या तो हम लोगों का 6x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर है, 12x प्लस हैं और 2x प्लस हैं, अर्थात 14x हो गया, प्लस यहाँ 8 है और 8 ही रह जाएंगे, प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ देख सकते हैं ये तो हमारा सबसे पहले पावर 3 आया हुआ है, ये हमारा त्रिघात बहुपद की ओर बढ़ गया है, त्रिघात बहुपद त्रिघाती समीकरण की ओर बढ़ गया ये। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप का नहीं है। यहाँ लिख देना है चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के स्वरूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए यह क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। इज दैट क्लियर? यह द्विघात समीकरण नहीं है।
अब हम लोग अगले सवाल में देखते हैं, इसके सॉल्व में लिख देंगे। दिया है x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। जैसा कि हमें मालूम है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ देखेंगे हम लोग x³ यहाँ तो ऑलरेडी में मौजूद है, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ देख लेंगे या में x³ या x³ माइनस 4x² प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8 3 दूना 6x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ दिया हुआ है या लिख देंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस x, यहाँ अभी एक बार और इसको आगे बढ़ाएंगे x² माइनस 8 माइनस 6x गुना एक्स माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 गुना 12x हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x² प्लस 8, इधर आएंगे तो माइनस 6x, सॉरी यहाँ x³ ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस यहाँ 8 प्लस 6x² प्लस 12x, इधर आने पर 12x बराबर माइनस 12x बराबर 0 हो जाएंगे। ये x³ दोनों x³ कैंसिल हो गया। या देखेंगे माइनस 4x² प्लस 6x², यहाँ 2x² हो जाएंगे, ये माइनस x माइनस 12x तो कितना हो जाएंगे माइनस 13x हो गए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 8 बराबर हो जाएंगे 9। ये हो गया हमारा फॉर्म इस तरह का। यहाँ 2x² माइनस 13x 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे चूँकि यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप का है, इसलिए जहाँ लिख देंगे जहाँ a बराबर नोट 0 मौजूद है, a बराबर नोट 0 मौजूद है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसलिए यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। इसलिए द्विघात समीकरण में हमें कुछ अलजेब्रिक फार्मूला का हमें यूज करना होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ यूज किया है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का यूज किया हुआ है। यहाँ हमें द्विघात समीकरण जब बना रहे हैं, यहाँ हमें अलजेब्रिक अर्थात बीजगणित का कुछ फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, जो कि कहीं भी हमारा यूज हो सकता है। इसलिए इसको हमें सबसे ज़्यादा बीजगणित वाला फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे और कमेंट्स करके बताएंगे, ताकि उसका जवाब मिल जाए और आपका सॉल्यूशन हो सके। डाउट नहीं है? चलते हम लोग इसके सवाल नंबर 2 में। अब प्रश्न संख्या 2 में चलेंगे इस चैप्टर के, इसमें प्रश्न संख्या 2 में। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में
निरूपित करें। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ तक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ सवाल देखिए कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के स्वरूप में बदलना। एक आयताकार भूखंड है, सॉल्व में यहाँ लिखते भी जाएंगे, देखते जाएं। पहले क्या है, आयताकार भूखंड है। एक आयताकार भूखंड है अर्थात जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई जो है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ये एरिया जो है इसका 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ये आयत है, ABCD में लिख दिया हमने, आयताकार भूखंड है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसका लंबाई जो है, इसका ये जो लंबाई है, लेंथ जो है, उसका विड्थ से दुगुने से एक अधिक है। विड्थ जो है, इसके विड्थ जो है यहाँ दिया हुआ है टोटल, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, माना कि, यह सवाल फिर से पढ़ेंगे। इसका जो है भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है। क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। जरा फिर से फोकस कीजिएगा इस पॉइंट को। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के, किसके, चौड़ाई के, किसके, चौड़ाई के, चौड़ाई के अर्थात सबसे पहले हमें चौड़ाई की जरूरत पड़ रही है, तब तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होंगे। तो माना कि आयताकार भूखंड की, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर अर्थात विड्थ बराबर, यहाँ हो जाएंगे x मीटर, मान लिए इसको x मीटर, x मीटर, तथा लंबाई बराबर, उन्होंने कहा है 2x + 1 मीटर। इसका लंबाई हो गया डायरेक्ट दुगुने से एक अधिक है। इसका चौड़ाई x हो गया, चौड़ाई का दुगुना 2x, उससे भी एक ज़्यादा, तो 2x + 1। इसका हो गया लंबाई ये, चौड़ाई ये। यहाँ तथा दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, क्षेत्र का यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे, सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। या में लिख देंगे x गुना 2x + 1 = 528। या में लिखेंगे 2x गुना x, 2x स्क्वायर
प्लस 1 गुना x गुना 1 x हो जाएंगे प्लस 528 है, इधर आने पर माइनस 528 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ हमारा हो गया डायरेक्ट, यहाँ टोटल। यही तो स्वरूप बोल रहा था कि निकालिए द्विघात समीकरण का स्वरूप निकालिए। हमारा द्विघात समीकरण का सिर्फ और सिर्फ निरूपित करने के लिए बोल रहा था, यही तो हमारा निकल गया। 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इसका सवाल किताब के अनुसार यानी NCERT बुक्स के अनुसार से यहीं तक हमारा आंसर हो गया। अगर हमें इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तब हम इसको गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से किसी भी मेथड से इसका हम लोग शून्यक निकाल करके x का मान निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक अभी कहा गया है उतना दूर तक ही करना है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ 2x² प्लस x माइनस 528 ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का स्वरूप। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएंगे। किसी को कोई डाउट? उधर डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछना है, डाउट है तो पूछना है। कोई भी बीमारी को बड़ा करने से बेहतर है कि छोटी सी बीमारी है, छोटा सा जब छोटा सा उसका सिम्टम नज़र आए, जब उसका थोड़ा सा लक्षण नज़र आए, उसको बिना नज़रअंदाज किए उसको दूर कर लेना है। इसलिए दूर करने से ही बेहतर होगा, नहीं तो बड़ा वही छोटी सी बीमारी एक बड़ा सा बीमारा बना जाएगा वो, और तुम सबको जो है ना वही बीमारी कभी कभी जो है ना बुला देता है, अर्थात भगवान के पास इकट्ठे लेकर चले जाते हैं तो कभी कभी। तो इसीलिए छोटी सी बीमारी अर्थात छोटा सा प्रॉब्लम हो उसको पूछ लेने में बेहतर है। पूछने में कोई जो ना हर्ज नहीं है, पूछने का पैसा नहीं लगता है, इसलिए पूछ सकते हैं, बेडाउटली पूछ सकते हैं। और पूछने से एनर्जी भी ख़त्म नहीं होगा, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि और फायदा ही होंगे, डेवलपमेंट ही होंगे, दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा। यहाँ तक लंबाई का मान और चौड़ाई का मान आप जो ना आगे निकाल सकते हैं, आगे चल करके हम लोग इसका हल कर लेंगे। यहाँ तक हुआ। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल में देखते हैं। यहां कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ तक देखेंगे हम लोग 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देख बेटा सवाल यहाँ कितने सुंदर तरीकों से दिया गया है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए ये जो है रेगुलरली अर्थात क्रमागत है, नियमित रूप से है ये क्रमागत मतलब यदि एक संख्या 1 है तो दूसरा संख्या 2 है, 3 है, अगला फिर 4 है, 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे क्रमागत हैं। जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जब क्रम के रूप में आ जाए, सभी का अंतर समान हो, तो उस स्थिति को हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं, उसको हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक है अर्थात पॉजिटिव है, तो यहाँ उसका गुणनफल जो है 306 दिया है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। मान लिया जाए कोई भी क्रमागत हमने x मान लेते हैं, तो उसका अगला क्रमागत जब बोलेगा बेटा सवाल में तो x+1 लेना, सिर्फ क्रमागत बोलेगा तो x+1 लेना है। यदि सम या विषम होता है तो उसके बीच सम या विषम में जो होता है, सम या विषम के क्रमागत में 2 का अंतर होता है, सम और विषम के क्रमागत में 2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है?
दो का। केवल अगर सिंगल बोलेगा, ना ही सम ना ही विषम, इस तरह की कुछ भी बातें नहीं बोला गया है तो उसमें केवल एक का अंतर होता है। अगर हमें सम या विषम बोला जाता है उसमें दो का अंतर होता है, उसमें दो का अंतर होता है। इस बातों को दिमाग में जरा सेटअप करके रखना है, आगे चल करके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। इसलिए इन बातों को, एक छोटी छोटी बातों पर फोकस कीजिए। सम और विषम के कर्मागत में दो का अंतर और सीधा कर्मागत में एक का अंतर होता है। तो यहाँ हमें बताया गया है, यहाँ जो है हमें बताया गया। देख बेटा सवाल में बहुत अच्छे तरीके से फिर से इसको पढ़िए। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो को कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है, उसका जब हम लोग गुणा करते हैं 306 पुर जाता है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसलिए हमें द्विघात समीकरण निकालना है। माना कि लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर्स, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ माना कि पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक लिख देना है। पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ये x हो गया, दूसरा हो गया हमारा x प्लस 1। प्रश्न के अनुसार से जो बोला गया है, प्रश्नानुसार इसका गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306, या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 प्लस 306 है। इधर इसको अभी एक स्टेप ले लीजिए आगे। इस बार हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये हो जाएगा बराबर 0। यही बोला गया था, इसका द्विघात समीकरण के स्वरूप में इसको ला करके सिर्फ छोड़ देना है। यही इसका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। इसके तीसरे नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु वर्षों में अब से 3 वर्ष $360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए सवाल में कहता है रोहन की माँ, एक रोहन नाम का एक लड़का है और उसकी माँ है, और यहाँ देखेंगे है था और गा गे गी, है था और गा गे गी। इस बात पर ज़्यादा फोकस करना होगा बेटा सवाल में, है था गा गे गी, इन तीनों पर। ये हो गया हमारा वर्तमान काल
ये हो गया हमारा भूतकाल, ये हो गया हमारा भविष्यकाल, ये होगा हमारा भविष्यत काल। देखेंगे बेटा सवाल में, यहाँ सवाल जब हाँ रहेगा इसका मतलब प्रेजेंट में उपस्थित है, अभी वर्तमान में उपस्थित है। था मतलब अभी से पहले कुछ दिन पहले था, लेकिन अभी क्या है वो मालूम नहीं है। अगर सवाल में गा गे गी कह रहा है, अभी क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो हमें बता देता है भविष्य में। जब कहीं भी हाँ लगा रहता है वो हमारा वर्तमान काल, जब कहीं था लगा रहता है या थे लगा रहता है उस स्थिति में हमारा हो जाता है भूतकाल, जहाँ गा गे गी लगा रहता है वो हो जाता है हमारा भविष्य काल। यहाँ देखेंगे हमारा सवाल दिया हुआ है, रोहन और उसकी माँ, रोहन और उसकी मम्मी जो है रोहन से अभी 26 वर्ष बड़ी हैं। अभी रोहन से उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। जाहिर सी बात है, पहले बेटा आएंगे पहले मम्मी आएंगे, पहले तो मम्मी आएंगे, उसी मम्मी से तो बेटा आएंगे, पहले धरती आएगा तभी तो उस पर संतान आएंगे। इसलिए माँ जो होती हैं जननी होती हैं, और जाहिर सी बात है बेटा से मम्मी बड़ा होंगे ही। तो वही है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। अभी जो रोहन का उम्र है, अभी जितना रोहन का उम्र है उससे उसकी माँ का उम्र जो है 26 साल ज़्यादा है। रोहन की वर्तमान उम्र से उसकी माँ का उम्र 26 साल ज़्यादा है। और कहता है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। और अभी से 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद जब गुना करेंगे रोहन और उसकी माँ का उम्र जब हम लोग गुना करेंगे उसका गुणनफल 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो बताइएगा इसका समीकरण निकालना है। तो रोहन की उम्र से अभी उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन की उम्र से माना कि रोहन की वर्तमान उम्र, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा रोहन की माँ की वर्तमान उम्र, रोहन के माँ की वर्तमान उम्र बराबर x प्लस 26 वर्ष की बोले चलिए मारू अब। अच्छा अब देखिएगा, कहता है चूंकि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। हमने बताया था जब कहीं भी पूर्व दिया रहेगा या पहले हो गया तो इसका मतलब वर्तमान उम्र में हम लोगों को जितना बोलेगा उतना घटा देना है। और अगर हम लोगों को बाद बोलेगा या पश्चात बोलेगा उस स्थिति में क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में जितना वर्ष बोलेगा उतना वर्ष हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ बोला है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र बराबर x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3 वर्ष तथा 3 वर्ष। अब देखिए बेटा की उम्र 3 साल में बढ़ेगा तो मैया की भी उम्र बढ़वे करेगा, सॉरी उसकी मम्मी का भी उम्र बढ़वे करेगा। तो वही है जब रोहन का उम्र बढ़ेगा तो उसकी मम्मी का भी बढ़ेंगे ही। तो वही है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र बराबर x प्लस 26। अभी वर्तमान में रोहन की माँ की उम्र 26 है, x प्लस 26 है, उसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। 3 साल बाद जो होगा रोहन की माँ का उम्र x प्लस 29 वर्ष होंगे। अब प्रश्नानुसार से प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार अभी उसके बाद 3 साल बाद जो रोहन का उम्र और उसकी माँ का उम्र जो होगा दोनों को गुना करेंगे 360 हो जाएगा। अर्थात 3 साल बाद रोहन का उम्र गुना 3 साल बाद मम्मी का उम्र यानी रोहन की मम्मी का उम्र बराबर 360। या करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा टोटल प्लस 29x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 29 तिया हो जाएगा 87, 29 तिया 87 हो जाएगा, 29 गुना 3 करेंगे 87, 9 तिया 27 हासिल रहा 2, 3 दूना 6 2 8, 29 तिया 87 प्लस 360 है इधर हो जाएगा माइनस 360 बराबर 0।
इसलिए टोटल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x माइनस 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 15 में 8 गया 7, यहाँ 2, 273 बराबर 0। ये हो गया हमारा टोटल मान। क्लियर। टोटल मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यही हो गया हमारा सवाल। इस बुक्स के अनुसार से इस चैप्टर के आधारित पर, इस चैप्टर के आधार पर यही हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा सवाल का आंसर। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताते जाना है। चलिए हम लोग इसके बाद आप लोग इसको नोट्स कीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, जो कि इस सवाल को हम लोग देखते हैं। लास्ट सवाल होगा इस चैप्टर का, 2 का 4 नंबर सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिएगा आप थोड़ा सा इस सवाल में, ये सवाल एक बार समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल बार बार समझने में बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा होता है। इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये सवाल सबसे ज़्यादा समझने में थोड़ा सा टेढ़पना दिखाएगा ये चैप्टर 4 में, ये इस तरह का सवाल। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग समझ भी लेंगे। हमें उम्मीद है कि समझ में आ भी जाएगा। हम लोग देखते हैं सॉल्व में। इसका कहना है एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी जो है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, समान चाल मतलब वह जनरल सामान्य रूप से चलती है, तो वह जितना समय लगता है कुछ समय में तय कर लेती है। एक रेलगाड़ी समान चाल से, कौन चाल से? समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। कुछ समय होगा, कुछ समय लेती होगी, तो जो कि वह तय कर लेती है। फिर यदि हम उसके चाल में मान लेते हैं, यदि उसके चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा घटा देते हैं, एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए सामान्य रूप से ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा था, तो वह 3 घंटे या 2 घंटे में उस दूरी को तय कर लेते हैं। या मान लेते हैं हम लोग 5 घंटे या 2 घंटा मान लेते हैं। यदि हम ट्रेन की चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दें, यहाँ 8 कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 52 किलोमीटर पर घंटा। तो इनका कहना है 8 किलोमीटर अगर हम घटा देते हैं तो यह 3 घंटा अधिक समय ले लेती है, अर्थात टोटल 5 घंटा लगा देती है। मात्र हम आधा यानी 8 किलोमीटर घटाते हैं, 8 किलोमीटर पर घंटा, दूरी सेम टू सेम ही रहेगा, 480 किलोमीटर दूरी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने चाल को घटाया हुआ है, तो यह 3 घंटा अधिक लेती है। तो बताइएगा
कि दोनों को चाल अनित कहते हैं रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करनी है कि समान रूप से जनरल रूप से ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ तक समझ में आ रही ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की सामान्य चाल। देख बेटा सवाल की मस्त एकदम सवाल है कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर घंटा। मान लेते हैं रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर घंटा होता है। मान लिए ले लिए मैंने कुछ पल के लिए मान लिया चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी होने पर नया चाल बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। ये होगा पर घंटा। समान चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा घटा देते हैं। ये माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर घंटा हुआ। फिर वो कहता है चाल कम कर देते हैं तो चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी होने पर नया चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा हुआ। दिया है तथा दिया है एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझना है। दिया है कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। दिया है कुल दूरी 480 किलोमीटर। अब लिख देंगे हम लोग प्रश्न से थोड़ा सा यहाँ प्रश्न की ओर अब फोकस करना है। इसका कहना यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर देते हैं तो यह सामान्य चाल में जितना समय लगा है उनसे यह 3 घंटा ज़्यादा लेते हैं। उनसे यह 3 घंटा क्या करते हैं ज़्यादा लेता है। तो समय बराबर फॉर्मूला हो जाता है दूरी बटे चाल। इसका मतलब जब हमने 8 किलोमीटर पर घंटा कम किया तो समान चाल से जो समय लगा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लिया। अर्थात कहने का मतलब है कि टोटल दूरी 480 है। टोटल दूरी कितनी है 480। और जब मैंने 8 किलोमीटर पर घंटा, ये देखिए नए चाल के अनुसार रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे दूरी टोटल 480, चाल हमारा हो गया x माइनस 8। और ये जो है 8 किलोमीटर पर घंटा घटाते हैं तो वो जो समान चाल था वकरा से 3 घंटा क्या कर लेता है उनसे बेसी लेता है। क्या लेता है ज़्यादा लेता है। तो यहाँ हो जाएगा 480 बटे x प्लस 3। सवाल देखिएगा। अर्थात जब मैंने 8 किलोमीटर पर घंटा घटाया था सामान्य चाल से जितना समय लगा, ये सामान्य चाल बराबर समय लिखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है टोटल 480, समान चाल से चले थे x, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो गया समय। ये जो है समान चाल से लिया गया समय है प्लस 3 घंटा बेसी लेता है कौन चाल कमी करने पर जो समय लगा। आगे चल करके हम लोग देखेंगे, इधर इसको सरल कर लेंगे 480 बटे 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। यहाँ अब हम लोग आगे इधर लेकर आएंगे सवाल में, या लिख देंगे अब कॉमन लेना है इस एलसीएम x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 कट गया 480 x माइनस x से x कट गया 480 इंटू x माइनस 8 हो गया इक्वल टू 3। या करेंगे 480x माइनस 480x माइनस प्लस
8 0 0 अठी अठी 64 का 4 हासिल रहा 6 8 चौक 32 32 6 38 8 फिर से गुना कर लेते हैं 8 अठी 64 का 64 का 4 हाथ में रहा 6 और 8 चौक 32 6 38 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका टोटल मान हो जाएगा, ये एक हो जाएगा टोटल मान लिया जाए 3840 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x 3x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग इसको या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8x, ओ सॉरी हाँ 8 तिया 24, यहाँ 24 हो जाएंगे, 8 गुने 3 8 तिया 24, यहाँ हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 हैं, इधर आने पर हमारा माइनस 3840 हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ कॉमन होने वाला है, 8 4 12 3 15, हाँ 3 से कट जा रहा है, यहाँ हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अठे 24 माइनस 3 का 3 है 3 गुना 6 3 अठे 24 1280 बराबर 0, इसलिए इसका फॉर्म हो जाएगा टोटल, ये 3 गुना से ये 3 गुना में है, उधर जा कर के हमारा भाग हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बातों को सबसे ज़्यादा समझने में, इस तरह के सवाल को समझने में ये हमारा मेन मुद्दा फंसता है। यहाँ हम लोग उजराते हैं कि पहले ये लिखें कि पहले ये लिखें, पहले ये लिखें कि पहले ये लिखें, पहले ये लिखें कि पहले ये लिखें। इस बातों का कन्फ्यूज़न जो होता है, हमें हिसाब को गलत होने के लिए ना चाहते हुए भी हम गलत करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये कंडीशन तभी उत्पन्न होती है जब हम सवाल को नहीं समझते हैं। और जब सवाल नहीं समझेंगे, कब नहीं समझेंगे, जब हम जो ना एकदम मुख बधिर की तरह मुंह बंद करके एक नंबर गधे की तरह कोने में बैठे रहेंगे, तभी हमें ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो ये सवाल हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, इसीलिए इसको पूछना है। कहते हैं ना, जो इंसान एक बार पूछता है, जो इंसान पूछता है बस वो पूछने वक्त के लिए गधा अर्थात मूर्ख बनता है, लेकिन जो इंसान नहीं पूछता है वो ज़िंदगी भर के लिए गधा और मूर्ख बना रहता है, ज़िंदगी भर के लिए सफाचट लंपट गधा और मूर्ख बना रहता है। इसीलिए जिसको लंपट गधा मूर्ख ज़िंदगी भर बना रहना है, वो चुपचाप नहीं बोलना, देखना उसको सवाल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसलिए आज हम लोगों ने 4.1 के बारे में इतना समझा, और फिर हम लोग अगले क्लास में इसके अगले चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और विशिष्ट पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।